बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आम गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें। मुल्क के अंदर इलेक्शंस, आम इंतखाबात की बात बार बार की जा रही है और कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से आम इंतखाबात के लिए एक तारीख तय कर ली जाए। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 28 जनवरी की तारीख का इंतखाब किया था, फिर दोबारा से उसमें कुछ चेंजिंग करने की कोशिश की गई और आज कहा जा रहा है कि 11 फरवरी की तारीख सबसे ज़्यादा मौजू है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और 90 रोज़ में इंतखाबात का केस भी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब ने सुना और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जो सदर ने इलेक्शन की तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की थी। आज ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए और कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी की थी सदर ने इलेक्शंस की तारीख ना देकर, लेकिन शायद सदर पाकिस्तान ने कोई तारीख दी भी थी जिस पे अमल दरामद भी नहीं हुआ और किसी खातिर ख्वाह तरफ लाया भी नहीं गया। बहरहाल हमारे मुल्क में आइन की किस तरह से आइन शिकनी हो रही है, गुज़िश्ता 1-1.5-2 साल से हम देख रहे हैं कि हर तरफ आइन को ही पामाल किया जा रहा है और आइन की बालादस्ती कहीं होती नज़र नहीं आ रही है। वो हम अपनी तमाम निगरान हुकूमतों को देख लें जो आते ही आइन के मुताबिक 90 रोज़ के लिए और मकसद सिर्फ इंतखाबात करवाना होता है, लेकिन इंतखाबात के अलावा वो सब कुछ करवा रहे हैं। वो चाहे पंजाब हुकूमत हो, वो चाहे फेडरल में हुकूमत हो, जितने भी केयर टेकर सेटअप्स हैं वो सब वो काम कर रहे हैं जो एक नॉर्मल गवर्नमेंट्स कर रही होती हैं। शायद इसी कमिटमेंट के ऊपर वो आए हैं कि उन्होंने इसी तरह से परफॉर्म करना था। न जाने क्या होगा, इस मुल्क में इंतखाबात हो भी पाएंगे या नहीं। लेकिन आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा गया था कि सदर पाकिस्तान से मुशावरत करें और इंतखाबात के लिए एक तारीख डिसाइड करके अदालत को बाकायदा बताया जाए कि क्या डेट डिसाइड की जा रही है। सदर पाकिस्तान इसरार कर रहे हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर ही इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई 3 तारीख, जिसमें एक पहली 28 जनवरी है, दूसरी 4 फरवरी और तीसरी 11 फरवरी है। इन 3 तारीख का जो पेशकश की गई कि ये 3 तारीखें हैं इसमें जिसमें चाहे इलेक्शंस करवा लिया जाए। और साथ ही ये भी कह दिया गया कि 11 फरवरी सबसे ज़्यादा मौजू हैं, जबकि सदर पाकिस्तान की जानिब से देखा जाए तो जनवरी का आखिरी हफ्ता यानी कि वो 28 जनवरी की तारीख ही बनती है। इस मुल्क में क्या हो पाएगा इंतखाबात के अंदर, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारी सियासी सरगर्मियाँ हैं सियासी जमातों की, जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई फ्यूचर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या होगा इलेक्शन से कबल, इस सब पे डिस्कशन करेंगे। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे साथ नासिर शराजी साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। और साथ तशरीफ फरमा हैं हाफिज़ राहुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आप सब ज्वाइन करने का। अपनी बात का आगाज़ करूँगा नासिर शराजी साहब से। सर, मुल्क के अंदर इंतखाबात की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि इंतखाबात के लिए तारीख दी जाए, तारीख के लिए सदर साहब से मुशावरत की जाए, सदर साहब और इलेक्शन कमीशन बैठ के डिसाइड करें, एक म्यूचुअल डेट दी जाए और फिर उसके बाद उस पर उसकी पाबंदी करवाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्या ऐसे ही होगा नासिर हुसैन शराजी साहब? चट्ठा साहब, बात यह जी कि इलेक्शन कमीशन ने जो तारीखें दी हैं उससे बेहतर होता कि वो सोच समझ के एक ही तारीख दे देते ताकि कोई अभाम पैदा ना होता। अब अगर उनकी पहली दी हुई तारीख में वो खुद तब्दीली कर रहे हैं तो इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि वो जो अपनी फरवरी की तारीख दे रहे हैं उसमें भी वो तब्दीली के बारे में सोच सकते हैं। इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, मुझे इसमें कोई अभाम नहीं है कि शायद इलेक्शन ना हो या कोई ऐसा बड़ा वाक़या हो जाए कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। छोटा वाक़या हो या बड़ा वाक़यात होते रहते हैं, हादसा होते रहते हैं, लेकिन लगता ये है कि अब कहीं ना कहीं ये फैसला हो चुका है कि इलेक्शन करा दिए जाएं ताकि उसके बाद जो मुल्क की इकानमी पे उसके असरात हैं वो सामने आए और मुल्क को किसी डगर पे डाला जा सके। ये अभाम की कैफियत में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने नुकसान उठाया है वो हमारी इकानमी है। तमाम कारोबारी तबकात, कंसोर्शियम, इंटरनेशनल हों, लोकल हों या इलाकाई हों, वो स्टेबल गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना और अपने जो उनके पास होते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट उनके हवाले से नेगोशिएट करना वो बेहतर महसूस करते हैं बजाय इसके कि केयर टेकर सेटअप के साथ बात की जाए। केयर टेकर सेटअप के हवाले से आपने जो कुछ कहा मैं उससे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ ये जो 90 रोज़ वाला मामला है कि जी केयर टेकर सेटअप आएगा और इंतखाबात कंडक्ट करेगा, 90 रोज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसके लिए 30 दिन से ज़्यादा का वक्त नहीं होना चाहिए। ठीक। और ये जो केयर टेकर सेटअप है ये दुनिया में कहाँ होता है, ये सिर्फ हमारे यहाँ की इख्तिराह है। जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो एक शेड्यूल देती है, उसके मुताबिक इलेक्शन करा के, और इलेक्शन कमीशन ऑफ कोर्स उनके साथ होता है, इलेक्शन की तारीख दे दी जाती है। हमारे यहाँ हर चीज जो है
وہ نئے تجربات کے ساتھ ہم آہنگ کر دی جاتی ہے، اور تمام تجربات یکے بعد دیگرے ہمیں فیل اور فلاپ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو قانون سازی کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو قانون پہ عمل درآمد کراتے ہیں۔ قانون پہ جو عمل درآمد کراتے ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور جو قانون کی پاسداری، رول آف لا کی بات کرنے والے اور ہمیشہ اس ملک کے اندر آئین کی پاسداری کا درس دینے والے لوگوں کے لیے، سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو حالات ملک کے اندر ہوئے ہیں۔ کیونکہ ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ شاید ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں، نہ جانے ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، چونکہ جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے، ابھی ریسنٹ پاسٹ کی بات کی جائے تو ایسا ہی ہوا کہ الیکشنز ہونے تھے اور نہیں ہوئے، اینڈ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید دوبارہ ابھی فروری میں یا جنوری میں الیکشنز نہ ہوں، پھر سے کچھ ایسا ہو جائے کہ الیکشنز ڈیلے ہو جائیں۔ حافظ اسرار الحق صاحب، عدالتی بات اگر کی جائے تو یہاں پہ آج عدالت کی جانب سے چیف جسٹس صاحب نے جو استفسار کیا اور 90 روز کے انتخابات کے بارے میں صدر مملکت کے اوپر تھوڑا سا انہوں نے الزام عائد کیا، اور ان کے بارے میں جو ریمارکس دیے وہ یہ تھے کہ انہوں نے 90 روز کے اندر انتخابات نہ کروا کر، یعنی انتخابات کی تاریخ نہ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ کیا یہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے حافظ اسرار الحق صاحب؟ بہت شکریہ۔ میں عرض کرتا چلوں صرف یہ، کیا ضرورت تھی ایسے مقدمے کو اجاگر کرنے کی جو کہ اپنی موت آپ مر چکا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اندرونی طور پہ اور انٹرنیشنلی کیا امیج دینا چاہتے ہیں، کہ چاہے وہ انٹرنل معاملات ہوں، عوام کے ہوں، پبلک ایٹ لارج کے ہوں، یا پھر معاشی اور اکنامیکلی اور الیکشنز کی بات کریں، جس طرح سے سینسٹیو معاملات ہیں، ہم سارے کے سارے معاملات میں قانون کی پاسداری نہیں کر رہے۔ یہ ایک تاثر دیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خوش آئندہ بات نہیں ہے۔ البتہ اتنی سی بات ضرور کرتا چلوں، کانسٹیٹیوشن نے یہ رائٹ دیا کس کو ہے کہ کون ہے جو اس کی تاریخ کو اناؤنس کرے گا۔ کانسٹیٹیوشن تو یہ کہتا ہے، ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن از دی سپریم لا آف دی لینڈ، دوسری طرف سے ہم لوگ اگر کوئی اسپیشل لا بنا دیتے ہیں تو کیا اس میں کوئی پروویژن موجود ہے کہ یہ تاریخ کا تعین صرف اور صرف الیکشن کمیشن ہی کرے گا؟ نہیں، بلکہ کانسٹیٹیوشن تو یہ کہتا ہے، آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 تو یہ کہتا ہے جی یہ پریروگیٹو ہے صدر مملکت کا، اور صدر مملکت نے اپنے اختیارات کا درست استعمال کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ گورنمنٹ گئی اس کے بعد انہوں نے کہا تھا، اناؤنس کیا تھا کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ پھر یہ چلے گئے سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ کے اندر معاملات جو ہے وہ الجھتے رہے اور آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ قانون کے مطابق انہوں نے بالکل جو کانسٹیٹیوشنلی رائٹ تھا اس کو ایکسرسائز بھی کیا، اور انہوں نے پھر کہہ دیا کہ الیکشن جو ہونے چاہیے۔ اگر نہیں کیے، آج کی جو بات ہے یہ اس حوالے سے تھوڑی سی تشویش کہ میں سمجھتا ہوں مترادف ہے، اور اس پہ تشویش ہونی بھی چاہیے کہ جس طرح سے کہا گیا کہ یہ صدر مملکت کی طرف سے غفلت کی گئی اور ان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ نہیں، انہوں نے اپنے جو اختیارات تھے اور جو ان کی کانسٹیٹیوشنل جو رائٹ تھا، جو ان کی ڈیوٹیز تھیں، جو ان کی اوبلیگیشن تھی، وہ پرفارم کر دی گئی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر انٹرنیشنلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو قانون جو ہے وہ ایک ریجڈ فارم کے اندر ہوتا ہے، ایک سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہوتے ہیں، اس کے مطابق ساری چیزیں سموتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ انفارچونیٹلی یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ جب کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں، اس صورت میں 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، اور اگر وہ اپنا وقت پورا کر لیں تو پھر 60 دن کے اندر۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس پراپوزیشن کو سمجھنے کے لیے ایک عام دیہاتی آدمی جس کو کوئی سمجھ بوجھ بھی اتنی نہیں ہے قانون کی، وہ بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ جب یہ بات لکھی ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹ گئی تو 90 دن کے اندر انتخاب ہونا چاہیے۔ اب اس معاملے کو سپریم کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹ یا عدالتوں کے اندر لے کے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی ضرورت نہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس ملک کو جو لوگ اپنی خواہش کے مطابق چلانا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی اس خواہش کو مقدم رکھتے ہوئے اس قانون کا استحصال کر رہے ہیں، اور وجہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں۔ تو صدر مملکت نے تو بالکل ٹھیک کر دیا تھا، ڈیٹ بھی دے دی تھی، سارے معاملات کر دیے، پھر الیکشن کمیشن کو بلکہ بلایا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا تھا کہ آپ مجھے کون ہوتے ہیں بلانے والے، یہ میرا اختیار ہے، میں اس کو ایکسرسائز کروں گا، میں ڈیٹ دوں گا، اور دینی ہے یا نہیں دینی۔ پھر اس کی طرف ایک اور نئی بحث چھڑ گئی، ضرورت یہ نہیں تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب ڈیٹ دے دی ہے تو کیا اس مقررہ تاریخ کے اوپر الیکشن ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے؟ میرا نہیں خیال، جو مجھے لگتا ہے جس طرح کے موجودہ حالات بن گئے ہیں، اس طرح کے حالات کے اندر تو یہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کون ہے جو کہ الیکشن کروائیں گے، یا کون ہے جو الیکشن کے اندر حصہ لینے والے۔ ہماری پالیٹکس کی بات کریں تو شروع دن سے لے کے آج تک
जब तक किसी पॉपुलर लीडर का मद्दे मुकाबल कोई लीडर नहीं आया उस वक्त तक जो है वो पहले को हटाया नहीं जा सका। अब अगर मौजूदा सेटअप की बात करें, मौजूदा निजाम की बात करें, जैसे ये अपना नवाज शरीफ साहब का आना, फिर उसके बाद वो जमानतों का होना, फिर उसके बाद वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटी देना, फिर वो सियासी सरगर्मियों के अंदर उनका सरगर्म होना, ये सारी की सारी चीजें इंडिकेशन तो ये है कि ये कानूनी तौर पे ये कॉन्स्टिट्यूशनली इस राइट को एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, बल्कि एक और नया खिलवाड़ करना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने ये एफर्ट किया, वो आए हैं, उन्होंने सरेंडर भी नहीं किया। और देखें, एक मुलजम था, इश्तिहारी था, उसको सरेंडर करना था अदालत के सामने, तो ही उसके बाद जो है हाँ ठीक है उसकी सजा मुअत्तल हो जाए, होने में कोई एतराज भी नहीं है। जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने उस वक्त कर दिया तो ठीक है, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। हाँ अलबत्ता सिर्फ बात इतनी सी है कि जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखी हूं, क्या उनकी भी वजाहत की सुप्रीम कोर्ट को जरूरत है? और अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर वो लोग जिन्होंने इसको वायलेट किया है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि इन हालात के अंदर जब इनको जक्स्टा पोजिशन के अंदर देखा जाए तो कौन लोग हैं जो कि आर्टिकल 6 की जो ना वो जुमरे के अंदर आते हैं और कौन से लोग नहीं आते। मैं ये समझता हूं, देखिए मेरी ओपिनियन है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने पढ़ा, जो सीखा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है और जो उसके ऊपर लिखी गई मुख्तलिफ जो ना वो किताबें वो ये बात कहती हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने वायलेट किया है, इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सदर मुमलिकत के खिलाफ नहीं। हाँ अलबत्ता बात ये है, एक मैं बिलाल साहब और अर्ज करता हूं, अदालतों के अंदर होने वाला इस्तिफसार का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ कानून की बात हो रही है, वो देखिए वो जर्नल बात भी हो सकती है और हम लोग उठा के ले आते हैं कि जनाब ये उन्होंने लीगली तौर पे बात कह दी इस्तिफसार का। और एक मैं और अर्ज करता चलो, अब मसला ये है कि क्या इसके ऊपर असिस्ट किन्होंने करना है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के लिए कहीं और से आएंगे लोग के नहीं आएंगे, ये मौजूद है, सेटल्ड है सारी चीजें, और यहां पर किसी अबहाम की, किसी एम्बिग्युइटी की जरूरत नहीं है। जब चीजें क्लियर हैं तो फिर उसके मुताबिक इसको चलना चाहिए था। हाँ बात सिर्फ इतनी सी मर्ज करता चलूं कि आर्टिकल 6 बिलाल साहब ये कितना आसान है कह देना कि आर्टिकल 6 लग गया। मसला ये है कि जिनके ऊपर लगा था उनका क्या बना, आपकी अदालतों ने सजाएं दी थी लेकिन यह है कि उसके ऊपर कुछ नहीं हो सका। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो वायलेट किया है ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से फॉल्ट है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये इस्तेहसाल किया गया, उनके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली बदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। जिस तरह से देख रहे हैं, चूंकि आप माहिर कानून भी हैं और आप इन सब चीज़ों को समझते हैं, आज जो कुछ हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से सदर पाकिस्तान के ऊपर थोड़ी सी बात की और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सदर को इलेक्शंस की तारीख देनी चाहिए थी, ना देकर गैर आईनी काम किया है सदर पाकिस्तान ने। और सदर पाकिस्तान को चाहिए कि फौरन से इंतखाबात की तारीख दें। साथ ही इलेक्शन कमीशन को पाबंद भी किया कि आप जाएं और जाकर सदर साहब से मुशावरत करें, एक तारीख को डिसाइड करें ताकि इलेक्शंस हों। अब इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है कि 11 फरवरी की डेट सबसे मौजू है, जबकि सदर पाकिस्तान कह रहे हैं कि 28 जनवरी यानी आखिरी हफ्ता जनवरी का जो है वही होना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर जुल्फिकार अली बदर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काबिल एहतराम है। जो फैसला करें, सही करें गलत करें, हमें उसको मनवान तस्लीम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट बेहतर समझती है कि उसको क्या फैसला करना चाहिए। इसमें एज ए वकील या एज ए आम आदमी हम उनके फैसलों के अंदर कमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन उनके फैसले जब आ जाए तो वो सबके ऊपर पाबंदी है कि उसके ऊपर जो है सब लोग पाबंद है कि उसके फैसले को तस्लीम करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इज्जत दी और उनको जो एक आईनी मुकाम था वो दिया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि उनसे मुशावरत करें। मैं समझता हूँ इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो समझा वो किया। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो बड़े अरसे से एक ही बात की डिमांड कर रहे हैं, एक ही बात की इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट की है कि हमने आप इलेक्शन का स्केड्यूल और इलेक्शन की डेट दे, जो भी डेट देनी है। बिकॉज अब मामला तो है कि जो वायलेशन आइन की होनी थी वो तो हो चुकी हुई है, लेकिन अब उससे आगे का मामला लोग मसाइल में इकोनॉमिक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर, केयर टेकर गवर्नमेंट
ज्यादा लंबा मामला चला नहीं सकती। तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना जरूरी है, लिहाजा जो भी डेट देनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साथ वो डेट दे, साथ इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस करे, ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस में जाएं और इलेक्शन कैंपेन लड़ने के लिए तैयारी करें, ताकि ग्राउंड पे इलेक्शन नजर आए। अभी तक तो ये जो डेट इन्होंने प्रपोज भी की है 28, 4 और 11 फरवरी, अभी तक ये प्रपोज डेट है, इससे भी मुनर्रफ हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। इससे कबल भी इलेक्शन कमीशन ने जब कह के और बहुत सी बातों से मुनहरफ हुआ है, तो आज तक किसी ने नहीं पूछा, तो मेरा ख्याल है उनके लिए राह हमवार है इससे मुनहरफ होने के लिए कि वो बासानी कह सकते हैं कि फंड्स अवेलेबल नहीं थे और व्हाटएवर द सिचुएशन इज। हाँ, बस हमारी तो यही डिमांड है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 12 दफा कह चुके हैं कि इलेक्शन की डेट, एक फाइनल डेट दी जाए जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लड़े और इलेक्शन का स्केड्यूल दें, ताकि ग्राउंड पे जाके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना होमवर्क करें, अपने कैंडिडेट्स को जो है वो इलेक्शन की टिकट अवार्ड करें, ताकि जाके एक पॉलिटिकल मोमेंटम बनना शुरू हो, इलेक्शन की फिजा बननी शुरू हो। बिकॉज ये जो एम्बिग्विटी, एक कैओस और एक अनसर्टेनिटी है हवा में कि किसी को नहीं अभी तक पता कि इलेक्शन होना है या नहीं होना, इस तासुर को खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि 12 दफा इलेक्शन में जब कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब जनवरी की डेट दी, वो भी आखिरी हफ्ता का डेट एग्जैक्ट नहीं दी, तो अभी भी जो है वो 3 डेट दी है प्रपोज डेट, उस पे प्रेसिडेंट का क्या कहना है, इनका क्या है। तो उस डेट पे अगर प्रेसिडेंट कर भी देते हैं और मौजूदा ग्राउंड पे हालात नहीं होते, फिर क्या होगा? तो लिहाजा इन तमाम चीजों को मद्देनजर रख के ये फैसला करने की जरूरत है कि जो डेट दे उस पे अमल दरामद हो, इलेक्शन करवाएं, और अगर कोई चीज नहीं कराते तो उस पे उनके ऊपर फिर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आप लोग इत्तेहादी रहे मुस्लिम लीग नून के, और नवाज शरीफ साहब की वापसी हो चुकी है मुल्क के अंदर, और उनके आने के बाद कुछ हालात साजगार नहीं रहे शायद आप दोनों पार्टीज के दरमियान। और एक आसिफ अली जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट, वो र्यूमर है या उनकी स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को जो भी हो जाए मैं उसको वजीर आजम नहीं बनने दूंगा, क्या उनकी ये स्टेटमेंट है या र्यूमर है ये सर? बिलाल, ये जो स्टेटमेंट लोगों में दिखाई जा रही है, एक तासुर फैलाया जा रहा है, आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। ठीक। उन्होंने जो बात की है वो अपनी तकरीर के बीच में कहा है। और हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक राइट होता है कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आए। तो उन्होंने कहा हम इंशाअल्लाह ताला इस दफा कोशिश करेंगे कि हम अब पीपल्स पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आए। तो इसमें तो कोई बुरी चीज नहीं है। और मियां साहब के हवाले से नाम लेके या ऐसी चीज कहना, उन्होंने तो बिल्कुल भी, जरदारी साहब तो बड़े जीरक और इखलास और रवादारी वाले सियासतदान हैं, और वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते जिससे कल को किसी लीडर के साथ बैठते हुए उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। दीगर लीडर्स ने वो ऐसी बात की है, बाद में उनको माजरत करनी पड़ी, लेकिन जरदारी साहब ने ऐसी कभी बात नहीं की कि जिससे एक ऐसा तनाव आए लीडरशिप और खास तौर पे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है उनके बीच में। तो ये बात मैं आपको, जरदारी साहब को सियासत का बादशाह कहा जाता है और बड़ा एक फहमो फिरासत वाले सियासतदान समझे जाते हैं, और कभी भी अपनी कोई कही गई स्टेटमेंट के ऊपर वापस जो है वो यू टर्न नहीं लेते हैं उससे, और जो बात करते हैं उसके ऊपर पाबंद रहते हैं। तो अभी जो कहा जा रहा है कि वो अपना वजीर आजम लेके आएंगे, जबकि सब जानते हैं और उन्होंने खुद ही ये एडमिट भी किया था कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के अंदर भी इनका बहुत बड़ा किरदार था, इनका हाथ था। इन्होंने ही कहा था, शहबाज शरीफ को ऑफर किया था कि तुम्हें मैं वजीर आजम बनाता हूँ, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे और एक आप लोगों की कोalition गवर्नमेंट रही। क्या इन फ्यूचर अगर अब इंतखाबात होते दोबारा से आपकी कोalition गवर्नमेंट आएगी, या जिस तरह से कुछ थोड़ी सी राहें जुदा होती नजर आ रही हैं, तो ऐसा कुछ होता होगा इन इंतखाबात में? देखिए बिलाल, ये जो 16 माह की गवर्नमेंट थी, जब आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, उनको ऑफर किया, उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने। ये सारा मामला था उस वक्त, क्योंकि PMLN के MNA ज्यादा थे, तो उनका फर्स्ट राइट था कि अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आते। और जरदारी साहब ने ये बात अपनी मीटिंग्स में भी कही कि उनका राइट है, मुझे उनको कहना चाहिए। उन्होंने ऑफर की, मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट की और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब मामला ये है कि जिस टाइम पे वो गवर्नमेंट चल रही थी, उस टाइम पे पीपल्स पार्टी और PDM और ये मिल के कोलिशन गवर्नमेंट थी। एक प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप था, जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का एक कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर एक तरीकाकार होता है
अच्छा तरीके से सब चले, तो वो चल रहे थे। और शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब को क्रेडिट भी दिया कि इस हुकूमत को यूनाइटेड रखने में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का क्रेडिट है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने बात की। हम जब उस हुकूमत से बाहर निकलते हैं तो पीपल्स पार्टी एक इंडिपेंडेंट जमात है, बाकी जमातों का भी अपना अपना मैनिफेस्टो है, अपनी अपनी फिलॉसफी है, पीपल्स पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है। सर लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी, जितने तमाम सीनियर लीडर्स हैं पीपल्स पार्टी के, वो सब लोग बड़े नाला नजर आ रहे हैं और ऐसे लगता है कि वो कह रहे हैं कि मैच फिक्स्ड है, ये सब चीजें, सारी मशीनरी, ऑल द सेटअप, ऑल द गवर्नमेंट हवा ही नून लीग की चल रही है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यानी शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि इट इज नॉट द लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, ये सारा कुछ मैच फिक्स्ड है। और जिसपे ख्वाजा आसिफ साहब का रद्द अमल ये भी आया कि 16 माह आपको पता नहीं था मैच फिक्स्ड है, तब भी फिक्स था, अब भी फिक्स्ड ही है, तो जो करना है कर लें, अब मैच फिक्स्ड है। देखिए, ख्वाजा साहब का अपना तरीकाकार है बात करने का। असल चीज है कि अगर वो उस टाइम पे फिक्स था तो हमें तो नहीं पता था उस टाइम पे क्या फिक्स है क्या नहीं फिक्स। हमें तो ये पता था कि आईनी और कानूनी तरीके से जो है वो कौमी असम्बली के अंदर से एक तरीके में एतमाद आई है और उस वक्त के वजीर आजम को घर भेजा गया। अगर आईनी और कानूनी तरीके से और वोटों की गिनती पूरी करके उसको मैच फिक्स कहते हैं तो ख्वाजा साहब ज्यादा समझ रखते होंगे। हमें तो ये नंबर गेम के अलावा कोई इतनी ज्यादा समझ नहीं है। वो फिर यही समझेंगे कि इसके पीछे को अमेरिका से और कोई खुफिया ताकतों ने आके वोट डाले हैं या गैबी जो फरिश्ते हैं उन्होंने आके वोट डाले हैं। बात कहने की ये है कि एक रिलेशनशिप था, वर्किंग रिलेशन था, बाहर आए हैं। पीएमएलएन हमेशा से पीपल्स पार्टी की एक पॉलिटिकल ओपोनेंट रही है, हमेशा एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। बीच में कुछ इलेक्शन जिमनी इलेक्शन में एक दूसरे की सपोर्ट भी की है, लेकिन ज्यादातर जनरल इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ लड़ा है और इस इलेक्शन में भी एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेंगे। हाँ, जब ये इलेक्शन खत्म हो जाता है, जो पार्टी जितने जितने एमएनएस बैठ करके आएगी, वोट लेके जीत के आएंगे, आपस में बैठ के इस तरह के ताल्लुकात हैं कि आपस में बैठ के बातचीत करके अगर जरूरत समझी कि कोई एक पार्टी हुकूमत ना बना सकी तो एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी। फिर से कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की जा सकती है। सियासतदानों के इस तर्ज अमल ने इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया है और ये जो उनकी सोच है इसके सामने सवाल उठाना चाहिए ना। अब ये वही ख्वाजा साहब है ना जो ऑन रिकॉर्ड ये बता चुके हैं कि मैं तो इलेक्शन हार रहा था, मैंने जनरल बाजवा को फोन किया और कहा कि तुम्हारा चचा हार रहा है। उन्होंने कहा अच्छा मैं कुछ करता हूं, और 2 घंटे के बाद भतीजे ने बताया कि ठीक है जनाब, आपके रास्ते के सारे कांटे हमने साफ कर दिए, अब आप इलेक्शन जीत जाएंगे। और फिर ख्वाजा साहब इलेक्शन जीत गए। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में ये जो अभी पॉलिटिकल रिलेशनशिप की बात हो रही थी ना, मैं इसको जरा क्रूड लफ्जों में बिल्कुल कहना चाहता हूं और इसमें किसी को कोई यार नहीं होना चाहिए। ये नाजायज ताल्लुक था, सियासतदानों का आपस में नाजायज ताल्लुक था। लेकिन नाजायज ताल्लुक तो हमेशा ही रहते हैं यहाँ पे, हमेशा गवर्नमेंट कोलिशन, आइंदा भी यही कुछ होने जा रहा है। किसी की भी हुकूमत हो वो हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट ही फॉर्म हुई है, सिवाय नवाज शरीफ साहब को। भाई एक तरफ पेट फाड़ने की बात करते हैं, फिर जाके मदद करते हैं, फिर जाके गले मिल लेते हैं और फिर कहते हैं कि फलां बात तो मैंने सिर्फ अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बातें। नासिर शिराजी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज क्या कर रही है? अब्दुल अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब जो लोगों को ख्वाब दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि 50,000 मजदूर की तनख्वाह, 300 यूनिट तक बिजली फ्री और न जाने क्या क्या बातें की जा रही हैं, बाइक वालों के लिए पेट्रोल फ्री और पता नहीं क्या क्या करेंगे इस मुल्क के अंदर। ये जो सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है अवाम के लिए? क्या लोग इतने बेवकूफ बन जाएंगे दोबारा से, इनकी बातों में आएंगे और फिर इनको वोट देंगे? आपको लगता है सर? सियासतदानों का इस किस्म का तर्ज अमल इंतहाई काबिल अफसोस है। वो हर दौर में इस टाइप की स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं, इक़्तिदार में आने के बाद जिन पे अमल दरामद मुमकिन ही नहीं होता। इन सब बातों पे अमल दरामद नहीं हो सकेगा और मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए थे। दूसरी तरफ अगर हम सोचें कि अवाम बेवकूफ बन जाएंगे, मेरा ख्याल है अवाम इस तरह बेवकूफ नहीं बनेंगे, उन्हें किसी और अंदाज में फूल बनाया जाएगा और वो बन जाएंगे, बड़ी कामयाबी से बनाया जाएगा। अब शहबाज शरीफ साहब ने जैसे कहा कि हम मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो अर्ज ये है कि रिकॉर्ड तो ये बता रहा है कि इलेक्शन लड़ने के बाद, सियासतदानों के हुकूमत बनाने के बाद तो इस मुल्क के मसाइल हल नहीं हुए। जिस टाइप का इलेक्शन होता है और जिस टाइप का हमारे यहाँ निज़ाम है जिसमें आदमियों को सिर्फ गिना जाता है, तोला नहीं जाता, इस
इलेक्शन के नतीजे में इस मुल्क का कोई मसला हल नहीं होगा। रूलिंग एलीट जो है उनका एक सीजन लगेगा, उनसे रिलेटेड लोग जो हैं वो 4 पैसे बनाने में कामयाब हो जाएंगे। महंगाई की एक नई लहर जब आएगी तो ये तमाम सियासतदान, कोई भी हुकूमत में आए, मैं सबको इसमें शामिल करता हूं, वो बड़े आराम से ये कह देंगे कि हमसे पहले वाले जो है इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर गए, लिहाजा अब हमारी मजबूरी है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, लिहाजा अब आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा महंगाई का, ज्यादा टैक्सेस का, और साथ ही कह देंगे अब हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। लेकिन ये तमाम सख्त फैसले जो आने वाली हुकूमत करेगी या मौजूदा केयर टेकर सेटअप पे हो रहे हैं, ये अवाम के खिलाफ हो रहे हैं, रूलिंग एलिट के खिलाफ कोई एक फैसला नहीं आया। उनके मफादात पे कहीं हमें जद पड़ती नजर नहीं आ रही, और ये हर दौर की कहानी है। आइंदा भी मुझे यही कुछ होता नजर आ रहा है। आइंदा भी यही कुछ होता नजर आ रहा है। हाफिज इसरारुल हक साहब, सेनेट ने नैब में तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीह कर दी है, और चेयरमैन सेनेट जो सादिक संजरानी साहब हैं, उनकी ज़ेर सदारत जो सेनेट का इजलास हुआ उसमें तमाम लोग मौजूद थे और कसरत राय से इसको मंजूर किया गया और 120 दिन की तौसीह कर दी गई। अब नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या इलेक्शंस की तारीख और इलेक्शंस के हवाले से इसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की वजह से? बिलाल साहब देखें, ये तो है इख्तियार उनके पास कि ये ऑर्डिनेंस आ सकता है, फिर ऑर्डिनेंस जो है वो 120 डेज के लिए होगा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दी है। अब अलबत्ता मसला ये है कि इस नैब तरमीमी जो ऑर्डिनेंस है, इससे फ़ायदा किनको मिलने जा रहा है? ठीक, क्या इससे सिर्फ वही लोग मुस्तफीद होंगे? देखिए, मेरा मसला तो नैब नहीं है, यहाँ पर हम 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, हमारा मसला तो नैब नहीं है। हमारा मसला तो इकोनॉमी है, हमारा मसला तो मुल्क की स्टेबिलिटी है, हमारा मसला तो तालीम है, हमारा मसला तो निज़ाम, सारी की सारी चीजों को अगर कंसीडर कर लिया जाए बिलाल साहब एक लम्हे के लिए, तो ये सारी चीजें कंपनसेट नहीं कर सकती। देखें, ऑर्डिनेंस आ गया, पहले भी आते रहे हैं मुख्तलिफ अदवार के अंदर, और फिर ऑर्डिनेंस जो है ना वो अपनी मौत आप मर जाते हैं अगर वो एक्ट नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर जो इशू है वो ये कि जब साबिका चीफ जस्टिस साहब गए थे, आखिरी दिन उन्होंने फैसला कर दिया था इसकी बाबत, तो चाहिए था कि फिर इसके बाद जो मौजूदा अब निज़ाम है, जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जैसे भी हम को लेके चले, उसके ऊपर एक अप्रोप्रिएट फैसला आ जाना चाहिए। देखें, किसी एक खास तबके को नवाजने के लिए या किसी एक खास तबके को महरूम करने के लिए जो है ना वो कोई भी कानून साजी नहीं होनी चाहिए। आज मसाइल हमारे बिलाल साहब वजह क्यों है? वो वजह ये है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स की वजाहत हमें देना क्यों पड़ती है? मसला ये है कि ये वो लोग, विजडम वाले लोग और वो न्यूट्रल लोग जो कि तमाम की तमाम अवाम को मजमूई तौर पे कंसीडर करते हुए लेजिस्लेशन करें, ये उन लोगों की लेजिस्लेशन नहीं है। यही मसले हैं जिनकी बाबत हमें अदालतों के दरवाजे खटखटाना पड़ते हैं। क्यों ऐसे हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं बना दिए जाते? या ऐसा, देखिए, एक फर्ज कर लिया जाए एक लम्हे के लिए कि अगर हम लोग इलेक्शन की बात करें, अगर हम लोग प्रेसिडेंट्स की बात करें, अगर हम प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन की बात करें, जितने भी मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशनली जितने भी राइट हैं या जितने भी प्रीरोगेटिव्स हैं, जितने भी ड्यूटीज हैं, या जो चीजें हम लोगों ने इसके अंदर शामिल की हैं, इनकी बाबत अगर हार्ड एंड फास्ट रूल बना दिए जाए, तो मुझे ये बताएं कि क्या उसके बाद जरूरत है किसी अदालत के दरवाजे को खटखटाने की? हम लोग ये लूप होल्स, हम ये लक्यूना खुद छोड़ देते हैं ताकि हम लोग आइंदा आने वाले वक्त में फायदा ले सके। अच्छा, अब एक बात मैं अर्ज करता चलूं, जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, आपको याद होगा, शायद हमने किसी एक टॉक शो के अंदर बात भी की थी, उन्होंने कहा था ठीक है, हम लोग सारी की सारी जो दफात हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, उनसे हम लोग एग्री करते हैं फॉर द टाइम बिंग, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ये जो एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, उसकी हद तक हमें इख्तलाफ है। और वो इख्तलाफ क्या था? वो सिर्फ ये था कि ये जो अमेंडमेंट आई है, इसका पिछले जितने भी मुकदमात हैं, जो फैसला जात हो चुके हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। अब ये दोबारा से ऑर्डिनेंस लेके आने की जरूरत क्या थी, या इसको मजीद एक्सटेंड करने की जरूरत क्या है? सिर्फ ये एक वजह है कि वो जिस शिक के ऊपर एतराज किया गया या जिसको उन्होंने एब्रोगेट कर दिया, सस्पेंड कर दिया फॉर द टाइम बिंग, सिर्फ उसको दोबारा से ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं। देखिए, बदनीयती ये है, हमारे इस मुल्क के जो सुप्रीम अदारे हैं, अगर वो बदनीयती के साथ अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करेंगे तो फिर मामला बिगड़ेंगे। अब क्या जरूरत है कि जब हॉट इश्यूज चल रहे हैं, जब अवाम जो है वो पहले से मसाइल की दलदल के अंदर पिस रही है और चक्की के अंदर ये ग्राइंड हो रही है, तो फिर क्या जरूरत है इस वक्त में ये पंगा लेने की? सिर्फ ये है कि जहां से इनको फायदा मिल जाए, एक एलीट क्लास को, एक जो हम लोग कहते हैं कि इस मुआशरे की जो इकोनॉमिकली एक क्रीम सोसाइटी के जो लोग हैं, उन लोगों को फायदा देने के लिए ये देखिए, एक मैं अर्ज करता चलूं, सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं,
एक उसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में है, एक उसका एपिलेट जुरिस्डिक्शन है और एक है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ठीक, अगर ये जो देख लिया जाए इस मैटर को, या ये जो इन्होंने दोबारा ऑर्डिनेंस की तस्हीह की है और दोबारा एक्सटेंड किया टाइम, क्यों सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के लिए हम नहीं भेज सकते? सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक बार व्यू दे दे ताकि इस मामले को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। अपने मफाद जहां पर आ जाएं तो फिर वहां पर लेजिस्लेशन भी ये कर लेते हैं, जहां पर अवाम का हो वहां पर कहते हैं जी नहीं जी बहुत बड़े मसाइल हैं, मसाइल के दलदल में हम लोग फंसे हैं, हम लोग आप लोगों का कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये नासिर शिराजी साहब ने भी बात की, यार मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करता हूं कि ये ठीक कहा इन्होंने कि जिस तरह से ये जो गवर्नमेंट है, जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है, जब ये जाएगी और आइंदा आने वाली आएगी वो यही बात कहेगी पीछे वालों ने ये कर दिया अब हमारे पास कुछ नहीं है जी। सवाल ये है, ये वही स्क्रिप्ट है जो कि शुरू दिन से चलता आ रहा है, बार बार अवाम को दिखाया जा रहा है। और इसके ऊपर एक देखिए हमारी अदालतें कितनी कमजोर होगी बिलाल साहब। देखें जब ये पहली बार पहले हो चुका था एक फैसला कि इतने दिनों में इलेक्शन होने चाहिए, अमल दरामदगी नहीं हो सकी, उसके बाद जनाब आज 6 महीने के बाद हम लोग उस केस को सुनाने के बाद क्या इमेज देना चाह रहे हैं इंटरनेशनली? क्या मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही ये देख रहे हैं, सारी अवाम देख रही है और फिर वो हम पे हंसती होगी कि इनके जनाब सियासतदान क्या कर रहे हैं और फिर इनकी अदालतें किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा रही हैं। ये कानून के इस्तेमाल बंद होना चाहिए। जो लोग 139 से नंबर पर खड़े हैं स्टार साहब वो सही खड़े हैं, ठीक करेंगे ज़रा उन्होंने जो कुछ बोया हुआ है से 139 बल्कि 140वें नंबर पे गालिबन आ चुके हैं। जुल्फिकार अली बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं उनकी बड़ी हमदर्दियां जाग रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ये हमदर्दियां जागने की वजह वो एक जो नून लीग की लेवल प्लेइंग फील्ड या वो जो उनकी कहते हैं कि हमारी मैच फिक्स्ड है उसको तोड़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया जा रहा है, या इन फ्यूचर आपको कोई उनके साथ कोलिशन होती नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की कोई हमदर्दी नहीं है पीटीआई के साथ और ना ही कोई किसी किस्म का कोलिशन होने जा रहा है। पॉलिटिक्स में कोई चीज रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कोई चीज ऐसी अभी तक नहीं है कि हम बोलें कि जी अभी यहाँ पे हम कोई कोलिशन करने जा रहे हैं या कोई पीटीआई लेकिन उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस आ रही हैं कि उनके लिए भी उनको भी बाहर आना चाहिए, उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में मौका देना चाहिए, भरपूर हिस्सा ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये बातें सिर्फ पीपल्स पार्टी की जानिब से आ रही हैं जो मुस्लिम लीग नून को तकलीफ दे रही हैं। देखिए पीपल्स पार्टी जो ये बात करते हैं ना, बेसिकली 9 मई के वाक़े से हटके जो भी लोग हैं अगर वो सियासत करना चाह रहे हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल राइट एस्टेब्लिश किए हुए हैं और वो सियासत करना चाह रहे हैं, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई बुरी चीज है। एक पॉलिटिकल पार्टी को आप जबरदस्ती रोकें और जो हाँ दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस है उनको कानून के कटहरे में खड़ा करें और उनसे हिसाब लेना चाहिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर लेकिन कैसे हिसाब लेंगे? वो 9 मई वाले सारे तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं और वो दूध के धुले हो गए हैं, अब उनसे हिसाब कौन लेगा? उनसे तो कोई हिसाब नहीं लेगा। देखिए ये मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि इस मुल्क में जब अमीर गरीब ताकतवर कमजोर के लिए कानून एक होगा तो फिर हर चीज सामने एक यकसा हो जाएगी, और ये कभी भी नहीं हो सकेगा। कब होगा? जुल्फिकार अली बदर साहब आप खुद माशाल्लाह लॉयर हैं और आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू नो। भाई मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो मुझे नजर आ रही है ना, जो कि चीज नजर नहीं आ रही होती तो आप फिर वो बात करते हैं। अगर मैं तो कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए, मैं तो कोई इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ जो ये करवा रहे। मेरी ख्वाहिश है कि इस मुल्क में अमीर गरीब ताकतवर और कमजोर के लिए एक जैसा कानून हो, क्योंकि यहाँ पे देखें एक पार्टी के लीडर के लिए एक कानून है, दूसरी पार्टी के लिए लीडर के लिए दूसरा है, तीसरी पार्टी के लीडर के लिए उससे भी आगे जाके कानून जो है वो उसको फैसिलिटेट कराया जाता है। तो यहाँ पे हर एक का अपना अपना मेयार है, इस मेयार को खत्म करना पड़ेगा और हमें तमाम तबका फिक्र ताकतवर कमजोर अमीर गरीब के लिए कानून को एक ही सतह पे लेके आएगा, सबको एक बराबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं इसमें से आप कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं कर सकते। फिर तो ये जो अभी बात हो रही थी कि एक पर्टिकुलर तबका है जो एलीट है उसी को फायदा जाएगा, और वही पिछले कई सालों से इस मुल्क के अंदर हुक्मरान है, उनकी आपस में शादियां हो गई हुई हैं, वही ब्यूरोक्रेसी में है, वही आधे से ज्यादा उन्हीं के रिश्तेदार सियासत में है, वही फौज में है, वही अदलिया में है। तो ये जो क्लास है रूलिंग एलीट क्लास,
ये तो फिर पाकिस्तान के अंदर कभी तब्दीली नहीं आने देगी सर। लेकिन अभी भी ऑप्शन तो यही है लीड क्लास ही है। अगर अभी के भी इलेक्शंस को देखा जाए, जो पार्टियां, जो लोग इलेक्शंस कंडक्ट करना चाह रहे हैं, यानी जो लोग इसमें कंटेस्ट करेंगे, वो सब यही तो लोग हैं। कोई नया बंदा तो नहीं आएगा इन इलेक्शंस के अंदर। तो भाई यही तो हम बात कर रहे हैं ना, बिलावल साहब भी यही बात कर रहे हैं कि फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तमाम लोगों को यकसा मौके फराहम करने चाहिए। अगर सर 25-30 करोड़ रुपए एक एमएनए के इलेक्शन के ऊपर इस बार इखराजात का तयन किया जा रहा है कि शायद एक हल्के पे इतनी इन्वेस्टमेंट होगी एक एमएनए के हल्के के ऊपर, वो कौन लगाएगा पैसा, और इस पैसे के बगैर कौन आ सकता है इस मुल्क के अंदर? तो भाई इस मुल्क में फिर फैसला करने वाले लोगों को, फैसला करने वाली कुव्वतों को ये सोचने की जरूरत है ना कि जब इतने पैसे लगा के कोई इलेक्शन लड़ेगा तो वो फिर बाद में जीत के आएगा तो वो इस मुल्क का क्या हाल करेगा। तो जब से ये मामला शुरू हुआ, जिसने ये पैसे का कल्चर इंट्रोड्यूस कराया, आप फिर से उन्हीं ताकतों को, उन्हीं लोगों को यहाँ पे लाके बिठाएंगे तो फिर इस मुल्क का पुरसाने हाल कौन होगा? सर वो तो आ गए हैं, उन्हें प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चौथी बार के वजीर आजम भी नवाज शरीफ साहब होंगे, जो सिर्फ अभी तक आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि नहीं होंगे, बाकी तो सब यही कह रहे हैं कि वो होंगे। अच्छा जी, इलेक्शन कैसे होगा उसका एक मंजर हमें एक जलसे आम में नजर आता है। सर मैं मौका देता हूँ नासिफ आपको। जी जुल्फिकार से बात पूरी कीजिएगा। आसिफ अली जरदारी साहब बात जो कर रहे हैं ना, वो तो ये बात कर रहे हैं कि हम अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आएंगे, बाकी किसी पार्टी को कोई कदगन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी अपने प्राइम मिनिस्टर लाने के लिए ख्वाहिश का इजहार कर सकता है, बातचीत कर सकता है। उसमें पीटीआई को भी सामने आना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए, यही कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, पीटीआई जो अगर इलेक्शन लड़ रही है तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल देनी चाहिए, और जो लोग सियासी हैं, जो लोग दहशत गर्दी के मामले में मुलवस नहीं है, उनको इतना राइट देना चाहिए कि वो इलेक्शन राइट देना चाहिए। जी नासिर साहब, इलेक्शंस के बारे में आप क्या फरमा रहे हैं? देखिए जी, इलेक्शन जिस तरह होने जा रहे हैं उसकी एक झलक हमें एक सियासी जमात के जलसे में नजर आ गई। उसके जो सिंपैथाइजर थे वो करेंसी नोटों के बंडल लेके आए हुए थे, उस स्टेज पे खड़े होके उन्होंने आवाम की तरफ वो नोट इस तरह उछाले जिस तरह बदचलन लोग तवाइफों पे पैसे निछावर करते हैं, और किसी गरीब आदमी का, किसी जरूरतमंद को अगर पैसों की जरूरत पेश आ जाए तो उस वक्त उन्हें मौत पड़ जाती है। तो ये इलेक्शन में एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं। पहले तो ये था ना कि वोट के बदले पैसे दिए जाते थे, अब लोगों को जलसे में बुलाने के लिए वो दो खान जो एटीएम थे और वो जो एक ट्राइका बना हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो एक नई पार्टी बना रहा है। अब वो दूसरी, अब मैं आपको खबर देना चाह रहा हूं, क्या करे, वो पैसे भी निछावर करेंगे, वो सब कुछ अपना निछावर करेंगे। रफी साहब तो ये कह रहे हैं ना कि फिलहाल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका तहरीक इंसाफ या माजी की जो रूलिंग पार्टी थी उससे इल्हाक नहीं हुआ या नहीं होने जा रहा जी। और उन्होंने ये भी अच्छी बात की रफी साहब ने कि देखें इस पे कतगन भी कोई नहीं है, एक सियासी जमात कल चल के अगर इत्तेहाद कर लेती है तो इसमें कोई पाबंदी तो है नहीं। लेकिन मैं आपको एक खबर देने जा रहा हूँ, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में मिलकर चलेगी। उसकी दो वजूहात हैं। ये जो तासुर दिया जा रहा है ना कि नवाज शरीफ साहब को वॉक ओवर मिलेगा, ऐसा नहीं होने जा रहा। उनको बैलेंस किया जाएगा और उनको बैलेंस करने के लिए तो फिर दोनों की मजबूरी एक दूसरे के साथ ऐसे ही होगा। तो बहरहाल नवाज शरीफ के जो सिंपैथाइजर्स हैं वो तो ये सोच रहे हैं कि शायद वॉक ओवर मिल रहा है, वो भागते दौड़ते हुए आएंगे, इलेक्शन स्वीप करेंगे और फिर वो वजीर आजम बन जाएंगे। मेरा ख्याल है कि इतनी आसानी से होने नहीं जा रहा। इलेक्शन जब तक हो ना जाए, उससे पहले जब तक नए अलायंस सामने ना आ जाएं, और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल हमारे इलेक्शन में अदा करते हैं लोग, वो आजाद उम्मीदवार होते हैं जो 20 से 25 होते हैं। हर इलेक्शन के नतीजे में हमने देखा, और वो चढ़ते सूरज का साथ देते हैं हमेशा। और उसके बाद फिर एमकेएम जैसी पार्टी या माजी में बाप है, और फिर एक आध मजहबी या नहीं मजहबी जमात, बाप पार्टी का भी सुना है। सब लोग जो हैं ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, और सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली जमात के बराबर ये 3-4 जो तबकात हैं ये मिलके उतनी सीटें हो जाता है। एक सवाल जो मैं चाहूंगा आप सबसे बारी बारी करूंगा, हाफिज स्टारुल हक साहब सबसे पहले आपसे करूंगा। सर 90 रोज में इंतखाबात की बात होती थी, आइन कहते हैं 90 रोज में इंतखाबात हो, नहीं हुए। अब फिर कहा जा रहा है केयर टेकर सेटअप है, 90 डेज में इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे हैं। आज सदर मुमलिकत के ऊपर बात की गई कि उन्होंने इलेक्शंस की तारीख नहीं दी तो गलत किया, गैर आईनी इकदाम किया। अब जो इलेक्शन कमीशन तारीख दे रहा है जो 28 जनवरी, 4 फरवरी, 11 फरवरी, इन तीनों में से कोई डेट डिसाइड होती है तो आपको लगता है इलेक्शंस फिर भी हो पाएंगे इन हालात के अंदर? नहीं, मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस तरह से लेके चलें, जिस तरह से अवाम का अगर देखा जाए रुझान, देखिए किसी न किसी पार्टी को दूसरी जो पार्टीज हैं उनसे अक्सरियत में कोई 1-2% ऊपर लाना पड़ेगा ना।
कौन सी ऐसी पार्टी है, अगर एक पार्टी को माइनस कर दिया जाए ठीक। तो उसके बाद तो फिर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनती। एक मर्ज करता चलो बिलाल साहब सिर्फ अभी चूंकि वो अहम है, आर्टिकल 46 की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, तो प्राइम मिनिस्टर ना इन्फॉर्म करता है, प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म करता है प्रेसिडेंट को तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स की बाबत। तो ये जो 9 मई के वाकयात की बात बताते हैं ना, 9 मई के वाकयात हुए और वो साइफर वाला मामला जो है, इसके अंदर प्रेसिडेंट साहब को जरूर बतौर गवाह बुलाना चाहिए, ये सारे के सारे हकायक सामने आ जाएंगे। आपको याद होगा कि जब ये मामला उठाया गया तो उस वक्त इनकी मीटिंग्स भी हुई और उस वक्त ये तस्लीम किया गया कि ऐसी सूरत हाल सामने आई है। वो सारे के सारे बयान अब कहाँ चले गए? क्या ये मॉडर्न डिवाइसेस जो हैं, ये अमेंडमेंट, ये जो गवर्नमेंट गई है अभी 16 महीने गुजार के, इन्होंने तो अमेंडमेंट की थी, पहले तो कानून मौजूद था, मजीद उसको बेहतर कर दिया कि मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए से इकट्ठी की गई एविडेंस जो है वो काबिल कबूल भी है। तो इस चीज को मद्देनजर के बहरहाल बाकी इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन मुस्तकबिल करीब में कहीं होते हुए दिखते नहीं है। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, सवाल आपसे सर कि ये 28 जनवरी, 4 फरवरी, 11 फरवरी, अगर इनमें से कोई तारीख डिसाइड होती है, क्या आपको इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं? और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड यानी जेन्युइन लेवल प्लेइंग फील्ड, फिक्स्ड मैच ना हो, ऐसे इलेक्शंस आपको होते नजर आ रहे हैं सर? लगता है कि इलेक्शन 11 फरवरी को अगर डेट हो जाएंगे और फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन या मैच फिक्स ना होने के हवाले से अभी ये कहना कबले वक्त है कि वो ये किस किस्म के इलेक्शन होंगे, ये मैं नहीं रूल आउट कर सकता। बाकी इलेक्शन मुझे नजर आ रहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। नासिर हुसैन शिराजी साहब, देखिए जी, इलेक्शन कराने के लिए जो लवाजमात दरकार हैं उनमें फंड्स वो अवेलेबल हैं, ठीक, और जो प्रोवाइड करना जी, और जो लिस्टें हैं वोटर्स की वो तैयार हो चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कोई इतना बुरा नहीं है कि इसमें इलेक्शन ना कराए जा सके, तो लवाजमात तो पूरे हैं। हाँ, किसी स्टेज पे अगर नियत में फतूर आ जाए तो फिर इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। कबल जब इलेक्शन लेकिन नहीं हुए थे तब भी तो सब चीजें अवेलेबल थी, फंड्स कहा जा रहा था, फंड्स नहीं अवेलेबल, जबकि 120 अरब रुपया, 120 अरब खर्च किया गया लैपटॉप स्कीम से, बाकी प्रोजेक्ट्स पे 80 अरब लगाया गया, लेकिन इलेक्शंस के लिए 30 अरब नहीं निकला था। नियत नहीं थी ना जी। अब नियत नजर आ रही है सर आपको? फिलहाल तो नजर आ रही है, लेकिन फर्ज करें नियत में फतूर आधे कौन सी देर लगती है, एक रात नहीं चाहिए, 1 घंटा चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन होने चाहिए, लवाजमात पूरे हैं। अब देखते हैं कि इलेक्शन होते हैं या नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की हम बात करते हैं और सोचते हैं और आरजू भी रखते हैं, ऐसा नहीं होने जा रहा। सर, वो जो शेख रशीद साहब की ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा था कि मैं सिपा सलार से कहूंगा कि एक बार सबको माफ कर दें और उसके बाद फिर जो हो सो हो, आपको लगता है कि वो शेख रशीद साहब की मेरी भी एक फरमाइश है, इनको फांसी दे दें। जिनकी माफी की बात कर रहे हैं शेख रशीद साहब समेत, शेख रशीद के फांसी दे दें। इनका किरदार तो देखें क्या है सर, वो सारे हर चढ़ते हुए सूरज के साथ होते हैं। फांसी किसको देंगे? सब निकल के आईपीपी बना चुके हैं, फांसी किसको देने की इस बात कर रहे हैं? किरदार के मालिक लोगों को फांसी देनी वो चाहिए। सारे आईपीपी में माफिया नहीं होनी चाहिए। माफिया दे दे के तो मुल्क हमने गंवा दिया। बदर साहब, आपको लगता है कि कोई आम माफी की जो एक ख्वाहिश थी वो पूरी हो पाएगी? क्योंकि जो जितने लोग थे, जितने सारे मुलविस थे इस मामले के अंदर, वो आईपीपी ज्वाइन करके पाक साफ हो चुके हैं और आज वो बड़े बुरा भला कह रहे हैं 9 मई के वाकयात करने वाले लोगों को, जबकि वो खुद शामिल थे उसके अंदर। क्या कहेंगे आप इस पे? अब फैसला करने वाली कुफ्तों को चाहिए कि इसके ऊपर नोटिस लें। आईपीपी में जो लोग गए हैं उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? सर, कौन कौन गया है और कैसे गया है, वो 9 मई पे क्या कर रहा था और आज क्या कर रहा है? मैंने तो इससे पहले बड़ी बात कर दी थी कि अगर इस मुल्क में अमीर, गरीब, ताकतवर, कमजोर सबके लिए कानून एक बराबर कर दें तो इस मुल्क में बहुत बेहतरी आ जाएगी। बहुत बेहतरी आ जाएगी इस मुल्क में। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शिराजी साहब आपका, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर साहब, बहुत शुक्रिया हाफिज इसरार उल हक साहब आपका। नाज़रीन, आप सबका देखना शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।